राधे राधे आप सभी को। आज हम सीआरपीसी का सेक्शन 300 डिस्कस करेंगे। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 300। सेक्शन 300 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन से मेंस में थ्योरेटिकल एज वेल एज टेक्निकल दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सेक्शन 300, person once convicted or acquitted not to be tried for same offense। तो सेक्शन के टाइटल ने क्या कहा जी? यदि किसी पर्सन को एक बार कन्विक्ट किया जा चुका है या उसे एक्विट किया जा चुका है तो उसे सेम ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लॉज 1 रीड करते हैं। A person who has once been tried by a court of competent jurisdiction for an offense and convicted or acquitted of such offense shall, while such conviction or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offense, nor on the same facts for any other offense from which the different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 221 or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof। तो क्या कहा जी क्लॉज 1 ने? देखो, क्लॉज 1 ने स्टेट किया कि एक पर्सन जिसे कॉम्पिटेंट जुडिक्शन की कोर्ट ने किसी ऑफेंस के लिए ट्राई कर लिया है और उसे उस ऑफेंस के लिए या तो कन्विक्ट कर दिया है या फिर उसे एक्विट कर दिया है। अब जब तक वो कन्विक्शन या एक्विटल एनफोर्स में रहेगा तब तक ना तो उसे उसी ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई किया जा सकता और ना ही उसे सेम फैक्ट्स पर किसी और ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई किया जा सकता जिसका सेक्शन 221 क्लॉज 1 में डिफरेंट चार्ज बनाया जा सकता था। पसंद में आई? डायग्रामेटिक वे से समझते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। A person who has been tried by competent court, either acquitted or convicted, while such acquittal or conviction remains in force, not liable to be tried again for same offense or on same facts for any other offense for which a different charge might have been made under section 221 clause 1। ऑलराइट, अच्छा, ए पर्सन का मतलब यहां पर क्या है? What do you mean by a person? A person who has once been tried by a court of competent jurisdiction for an offense and convicted or acquitted of such offense। तो a person का मतलब यहां पर क्या है? A person means accused, okay, and competent court means by a court of competent jurisdiction। तो competent court का क्या मतलब हुआ जी? Competent court means उस कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुडिक्शन थी और एक्यूज को पनिश करने की पावर थी। ठीक है, तो जी मान के चलिए अगर मर्डर का ट्रायल जेएमआईसी 1 कर देता है तो क्या होगा? तो क्या सेक्शन 300 का बार अप्लाई होगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज जेएमआईसी 1 इज नॉट अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। ओके, अच्छा, इसका क्या मतलब है जी? While such acquittal or conviction remains in force, while such judgment remains in force, इसका क्या मतलब है? कि that judgment has been confirmed by the appellate court, यानी वो जो जजमेंट है उसे अपीलेट कोर्ट ने सेट असाइड नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अपीलेट कोर्ट वो जजमेंट पलट देती है then the bar of section 300 will not invoke। ओके, तो हमने क्या पढ़ा जी अभी तक कि एक पर्सन जिसे कॉम्पिटेंट जुडिक्शन की कोर्ट ने किसी ऑफेंस के लिए ट्राई कर लिया है और उसे उस ऑफेंस के लिए या तो कन्विक्ट कर दिया गया है या फिर एक्विट कर दिया गया है। अब जब तक वो कन्विक्शन या एक्विटल एनफोर्स में रहेगा तब तक ना तो उसे उसी ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई किया जा सकता और ना ही उसे सेम फैक्ट्स पर किसी और ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई किया जा सकता
जिसका सेक्शन 221 सबसेक्शन 1 में डिफरेंट चार्ज बनाया जा सकता था, है ना। तो 221 क्लॉज 1 किससे डील करता है, कुछ याद है? डाउटफुल केसेस से, याद आया? जैसे मान के चलिए किसी पर्सन के पास से चोरी की कोई प्रॉपर्टी रिकवर हुई है, तो ईदर इट कैन बी अ केस ऑफ थेफ्ट और इट कैन बी अ केस ऑफ रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, है ना। तो ईदर ही कैन बी चार्ज फॉर ऑल द ऑफेंस और ही कैन बी चार्ज फॉर एनीवन। तो अब मान के चलिए प्रोसिक्यूशन ने केवल थेफ्ट का चार्ज फ्रेम किया, तो लेटर एक्यूज कैनॉट बी ट्राइड फॉर रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जो बार है सेक्शन 300 क्लॉज 1 का विल गेट अट्रैक्टेड हियर। ऑलराइट, अब इस क्लॉज के इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इलस्ट्रेशंस। ए is tried upon a charge of theft as a servant and acquitted. He cannot afterwards, while the acquittal remains in force, be charged with theft as a servant or upon the same fact with theft simply or with CBT. तो क्या कहा जी? ए को नौकर के तौर पर चोरी के लिए चार्ज किया जाता है और उसे एक्विट कर दिया जाता है। अब जब तक वो एक्विटल एनफोर्स में है, ए को बाद में नौकर के तौर पर चोरी के लिए यानी सेम ऑफेंस के लिए या फिर सेम फैक्ट्स पर सिंपल थेफ्ट के लिए या सीबीटी के लिए ट्राई नहीं किया जा सकता। बाय बिकॉज इट विल बी हिट बाय सेक्शन 300 क्लॉज 1। ठीक है ना भाई, जब आपने ए को ऑलरेडी थेफ्ट एज अ सर्वेंट के तौर पर ट्राई कर लिया है, तो उसे दोबारा सेम ऑफेंस के लिए ट्राई क्यों करना? बात समझ में आ रही है भाई? सीधी सी बात है, जब किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा चुका है, तो उसे दोबारा उसी ऑफेंस के लिए या उसी फैक्ट्स पर किसी और ऑफेंस के लिए ट्राई क्यों करना भाई? हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन सी। ए इज चार्ज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड कन्विक्टेड ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड ऑफ बी। ए मे नॉट आफ्टरवर्ड्स बी ट्राइड ऑन द सेम फैक्ट्स फॉर द मर्डर ऑफ बी। तो क्या कहा जी कि ए को कोर्ट ऑफ सेशन के आगे चार्ज किया जाता है और उसे बी के कल्पेबल होमिसाइड के लिए कन्विक्ट कर दिया जाता है। अब बाद में ए को सेम फैक्ट्स पर बी के मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता। ओके, थोड़ा सा ओवरव्यू मिला इस सेक्शन का, अभी आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि ये जो प्रोविजन है वो क्यों आया है, इसका क्या रोल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सेट्रा, ये सारी बातें अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। This section is based upon maxim nemo det bis vexari, which means a man shall not be vexed twice for one and same cause. तो क्या बताया इन्होंने कि ये जो सेक्शन है किस मैक्सिम पर बेस्ड है? नेमो डेट बिस वेक्सारी, जिसका क्या मतलब होता है कि किसी पर्सन को सेम कॉज के लिए दो बार वैक्स नहीं किया जाना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट है ये मैक्सिम, याद रखना। फिर आगे देखते हैं। दिस सेक्शन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ए मैन मे नॉट बी पुट ट्वाइस इन जियोपार्डी फॉर द सेम ऑफेंस। ये जो सेक्शन है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि किसी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए दो बार जियोपार्डी में नहीं रखना चाहिए। ओके, बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी। ऑलराइट, डबल मीन्स दो बार, ट्वाइस, और जियोपार्डी मीन्स हार्म या फिर इंजरी। ओके, तो डबल जियोपार्डी मीन्स ट्वाइस इंजरी और ट्वाइस हार्म। और याद रखना ये जो कंसेप्ट है डबल जियोपार्डी का, ये ना केवल इंडिया में बल्कि यूएसए और यूके में भी फॉलो किया जाता है। ओके, अच्छा, इसके अलावा आप एक बात याद रखना कि ये जो सेक्शन है ये एक मैक्सिम पर और बेस्ड है। कौन सी मैक्सिम? एंड दैट इज नेमो डेट बिस punir pro uno delicto।
नेमो डेट बिस प्यूनिरे प्रो उनो डेलिक्टो, जिसका क्या मतलब है? विच मीन्स नो वन ऑट टू बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर वन ऑफेंस। नो वन ought to be punished twice for one offense। ओके, तो ये दो मैक्सिम्स है जिस पे जो सेक्शन है ये बेस्ड है। तो दोनों मैक्सिम्स को याद रखना, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जी इस सेक्शन का जो प्रिंसिपल है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ। सेक्शन 300 क्लॉज 1 का जो प्रिंसिपल है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ। तो देखो जी, एक तो है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा है जी सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। तो चलिए एक बार सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट को देख लेते हैं। प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 2 और मोर इनेक्टमेंट्स। तो जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 26 किससे डील करता है? जब ऑफेंसेस 2 या 2 से ज्यादा इनेक्टमेंट्स में पनिशेबल है तो ऐसे केसेस में प्रोविजन क्या होंगे, तो ऐसे केसेस को किस तरीके से डील किया जाएगा। तो क्या कहता है जी, where an act or omission constitutes an offense under 2 or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be liable to be punished twice for same offense। तो क्या कहा जी, जब एक एक्ट या ओमिशन 2 या 2 से ज्यादा इनेक्टमेंट्स में ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है जी, ठीक है, जब एक एक्ट या ओमिशन 2 या 2 से ज्यादा इनेक्टमेंट्स में 2 या 2 से ज्यादा लॉ में ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो जो ऑफेंडर है ही शैल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, उसे प्रोसिक्यूट और पनिश किया जाएगा अंडर ईदर और एनी ऑफ दोज इनेक्टमेंट्स, यानी दोनों इनेक्टमेंट में से किसी एक इनेक्टमेंट में उसे पनिश किया जाएगा, उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, बट शैल नॉट बी लायबल टू बी पनिश ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंस, और उसे सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखो एक तो हो गया है जी सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट जहां से हमारा सेक्शन 300 का प्रिंसिपल ओरिजिनेट हुआ है, और दूसरा है जी आर्टिकल 20 क्लॉज 2। अब चलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को डिस्कस करते हैं। Article 20 clause 2 of the Constitution recognize this principle as a fundamental right, that is, no person shall be prosecuted and punished twice for same offense। Article 20 clause 2 इस प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है, that is, किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और सेक्शन 300 में एक डिफरेंस है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और सेक्शन 300 क्लॉज 1, इन दोनों में एक ड्रास्टिक डिफरेंस है। देखो ब्रॉडली तो वैसे दोनों एक ही चीज से डील कर रहे हैं कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, है ना। जो बेसिक प्रिंसिपल है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और सेक्शन 300 का वो यही है, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, और वो क्या है, कोई बता सकता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ओनली डील्स विथ conviction and not acquittal, whereas section 300 deals with both acquittal and conviction। ओके, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जाके खोलना आप, उसमें आप देखोगे कि वो केवल और केवल कन्विक्शन से डील कर रहा है, ना कि एक्विटल से। जबकि जो सेक्शन 300 है उसमें हमने क्या पढ़ा था, a person who has once been tried by a court of competent jurisdiction for an offense and convicted or acquitted। ठीक है, तो सेक्शन 300 सीआरपीसी एक्विटल और कन्विक्शन दोनों से डील कर रहा है, तो याद रखना इस चीज को।
तो देखो इसी फर्स्ट पॉइंट से एक डिफरेंस और निकल के आ जाता है, और वो क्या है जी कि सेक्शन 300 जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 से ब्रॉडर है। ठीक है, सेक्शन 300 इज ब्रॉडर वेयर एज आर्टिकल 20 क्लॉज 2 इज नैरोअर। और इसके अलावा आप चाहो तो एक डिफरेंस और ऐड कर सकते हो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एक फंडामेंटल राइट है, जबकि सेक्शन 300 जो है वो एक स्टैच्यूटरी राइट है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 इज अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वेयर एज सेक्शन 300 इज अ स्टैच्यूटरी राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। दिस रूल इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ Autrefoy's acquit and Autrefoy's convict, which means once a person has been acquitted or convicted on trial, then he cannot be tried again. तो क्या बताया जी कि सेक्शन 300 का जो रूल है वो किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? Autrefoy's acquit and Autrefoy's convict, जिसका क्या मतलब होता है कि एक बार यदि किसी पर्सन को ट्रायल पर कन्विक्ट कर दिया जाता है या उसे एक्विट कर दिया जाता है तो उसे दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकता। ओके, देख लेते हैं Autrefoy's acquit को। क्या कहता है Autrefoy's acquit? If a person is charged and subsequently acquitted of the offense, he cannot be put on trial for the same offense again. यानी अगर एक पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाता है और बाद में उसे एक्विट कर दिया जाता है तो उसी ऑफेंस के लिए उसे दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकता। और Autrefoy's convict क्या कहता है? If a person is prosecuted and punished for a particular offense, he cannot be put in trial for the same offense again. कि अगर एक पर्सन को किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट और पनिश कर दिया जाता है तो उसे उसी ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो याद रखना कि जो सेक्शन 300 का जो रूल है वो किस पे बेस्ड है? अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ Autrefoy's acquit and Autrefoy's convict। इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। ओके, अच्छा आप मेरे को एक बात बताइए, इस क्लॉज 1 में वर्ड ट्राइड का मतलब क्या है? हमने यहां पढ़ा कि ये पर्सन हु हैज वंस बीन ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन। तो इस ट्राइड शब्द का मतलब क्या है? क्या ट्राइड का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज ने अपने अपने एविडेंस लीड कर दिए और उसके बाद ऑन मेरिट्स डिसीजन इज गिवन? तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस क्लॉज में ट्राइड का मतलब केवल इतना है कि कोर्ट ने उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया है। ऑलराइट, ट्राइड का मतलब यहां पर ये नहीं है कि डिसीजन इज गिवन आफ्टर द सबमिशन ऑफ एविडेंसेस बाय बोथ द पार्टीज। ठीक है, ट्राइड का मतलब यहां पर ये नहीं है कि जो डिसीजन है दोनों पार्टीज के एविडेंस सबमिट करने के बाद ही दिया गया हो। यहां पर केवल इसका इतना मतलब है कि कोर्ट ने उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया हो। ओके, एग्जांपल, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320। लाइकवाइज विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321। तो देखो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 में और विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321 में बेशक एक्यूज को मेरिट्स पर ट्राई नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इनका आउटकम क्या होता है? एक्विटल होता है ना। और ये जो एक्विटल एक्यूज का 320 और 321 में हो रहा है, दिस एक्विटल आल्सो बार्स द रीट्रायल ऑफ एक्यूज। समझ में आया? तो इससे क्या क्लियर हुआ? वर्ड ट्राइड डज नॉट मीन डिसीजन इज गिवन ऑन मेरिट्स। भाई जैसे कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 को लेते हैं, आप कुछ सोचिए, ट्रायल के दौरान एविडेंस लीड करने से पहले ही एक्यूज और विक्टिम के बीच में 320 में कॉम्प्रोमाइज हो गया और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तो क्या ये जो डिसीजन है ये ऑन मेरिट्स है? नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। भाई पार्टीज के एविडेंसेस लीड करने से पहले ही दोनों में आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया और कोर्ट ने एक्यूज को एक्विट कर दिया। तो ये जो डिसीजन है ये तो मेरिट्स पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो एक्विटल है ये एक्यूज के रिट्रायल को बार कर रही है ना। तो इससे क्या पता लगा कि फॉर सेक्शन 300
ऑन मेरिट्स ट्रायल इज नॉट नेसेसरी। क्लियर? तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए केवल आप इस लाइन को पकड़ के रखना। अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है तो केवल इस फैक्ट से आप अपने आंसर को इजीली कन्वे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए रीड कर लेते हैं इसको एक बार। द वर्ड ट्राइड अंडर दिस क्लॉज मीन्स द प्रोसीडिंग हैव कमेंस्ड इन द कोर्ट, दैट इज द कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। द वर्ड ट्राइड डज नॉट नेसेसरली मीन्स अ डिसीजन ऑन मेरिट्स। ओके, एग्जाम्पल, in case of compounding of an offense under section 320 or withdrawal from the prosecution under section 321 would result in an acquittal even though the accused is not tried on merits. Such an acquittal also bars the retrial of accused. Clear? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि सीआरपीसी में इन दोनों सेक्शंस के अलावा, यानी सेक्शन 320 और सेक्शन 321 के अलावा भी कोई सेक्शन है जहां एक्यूज को ऑन मेरिट्स ट्राई नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इसका आउटकम जो है वो एक्विटल होता है? आप बता सकते हैं मेरे को? सेक्शन 320 और सेक्शन 321 के अलावा ऐसा कौन सा सेक्शन है जो सेम इसी प्रोविजन से डील करता है? तो आंसर इज सेक्शन 256, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। अगर याद नहीं आया है तो सेक्शन 256 खोल के पढ़िए, सब याद आ जाएगा आपको। ओके, तो देखो जी, इससे एक बात क्लियर हो जाती है, और वो क्या है? एक्विटल का मतलब हमेशा नॉट गिल्टी नहीं होता। बात समझ में आई? भाई देखो, जब भी क्रिमिनल ट्रायल चलता है तो उसमें या तो एक्यूज को कन्विक्ट किया जाता है या एक्यूट किया जाता है। कन्विक्शन का क्या मतलब है कि हाँ भैया, उस एक्यूज ने ही उस ऑफेंस को अंजाम दिया था और इसलिए ही इज लायबल टू बी पनिश, ही इज हेल्ड गिल्टी फॉर द ऑफेंस। जबकि एक्विटल का क्या मतलब होता है? एक्विटल का मतलब होता है नॉट गिल्टी, कि जिस ऑफेंस का ट्रायल वो झेल रहा था वो ऑफेंस तो उसने किया ही नहीं है, सो ही इज नॉट गिल्टी फॉर दैट ऑफेंस। बट सेक्शन 300 इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करता है कि वर्ड एक्विटल का मतलब हमेशा नॉट गिल्टी नहीं होता। कैसे? बिकॉज सेक्शन 256 में, सेक्शन 321 में, सेक्शन 320 में एक्यूज को एक्विटल दे दिया जाता है ना, पर एक्यूज गिल्टी है या नॉट गिल्टी है इस चीज को डिसाइड नहीं किया जाता। बात समझ में आ रही है? भाई इन तीनों ही सेक्शन में हम एक्यूज को एक्विट कर रहे हैं, और जनरल सेंस में एक्विटल का क्या मतलब होता है कि ही इज नॉट गिल्टी, कि भाई उसे बरी कर दिया जाए, वो उस अपराध का गिल्टी नहीं है। बट यहां जो हम उसे एक्विट कर रहे हैं, यहां ये चीज डिसाइड नहीं होती कि जो एक्यूज है वो उस ऑफेंस का गिल्टी है या फिर नहीं है। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है, जब ट्रायल ही ऑन मेरिट्स कंडक्ट नहीं हुआ तो ये चीज कैसे क्लियर होगी कि भैया एक्यूज उस ऑफेंस का गिल्टी है या नहीं है? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप याद रखना, एक्विटल का मतलब हमेशा नॉट गिल्टी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताइए कि सेक्शन 300 का सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में करस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 300 सीआरपीसी का सीपीसी के अंदर और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर करस्पॉन्डिंग सेक्शन कौन सा है? बताइए, चलिए। सीपीसी का है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट का है सेक्शन 40। ओके, तो याद रखना इस चीज को, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताइए कि सेक्शन 300 को बनाने का क्या कारण है?
व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड सेक्शन 300? कोई बता सकता है मेरे को? भाई सेक्शन 300 क्लॉज 1 अभी हमने डिस्कस किया, तो इससे एक ओवरव्यू आपको मिल गया। तो मेरे को लगता है एक आध रीजन तो आप बता ही सकते हो। वेरी गुड। जैसे टू एंड लिटिगेशन प्रोसेस, लिटिगेशन प्रोसेस को खत्म करने के लिए। भैया आप खुद सोचिए, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी ऑफेंस को ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, तो उसे दोबारा दोबारा ट्राई करने से तो वो लिटिगेशन कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना? तो इसलिए टू एंड लिटिगेशन प्रोसेस सेक्शन 300 इज मेड। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द एक्यूज्ड फ्रॉम अननेसेसरी हरासमेंट, एक्यूज को अननेसेसरी हरासमेंट से बचाने के लिए। ठीक है भाई, बार बार अगर उसे ऑफेंस के लिए एक्यूज का रिट्रायल होता रहेगा तो उसे अननेसेसरी हरासमेंट होगी। एक्यूज की जो बची हुई जिंदगी है वो हमेशा एंजाइटी और इनसिक्योरिटी में निकलेगी। उसे हमेशा इस बात की टेंशन रहेगी कि भैया सेम ऑफेंस के लिए यानी उसी ऑफेंस के लिए उसका दोबारा से रिट्रायल ना हो जाए। थर्ड इज टू प्रोटेक्ट द कोर्ट फ्रॉम गिविंग conflicting जजमेंट, ताकि जो कोर्ट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट ना दे सके। फोर्थ इज टू प्रिवेंट अनसर्टेनिटी इन जजमेंट, जजमेंट की अनसर्टेनिटी को प्रिवेंट किया जा सके। तो दीज आर द रैशनल बिहाइंड सेक्शन 300। ओके, अच्छा अब एक बात याद रखना कि अगर कोई प्रोसीडिंग क्वासी जुडिशियल बॉडी के आगे होती है, ठीक है, अगर किसी ऑफेंस की प्रोसीडिंग क्वासी जुडिशियल बॉडी के आगे होती है, तो दिस डज नॉट बार लेटर प्रोसिक्यूशन बिफोर द कोर्ट। दिस डज नॉट बार लेटर प्रोसिक्यूशन बिफोर द कोर्ट। ओके, तो सपोज करके चलिए क्वासी जुडिशियल बॉडी के आगे कोई प्रोसीडिंग हुई जिसका कोई रिजल्ट निकल के आया, तो अब उसी ऑफेंस के लिए हम दोबारा से कोर्ट में प्रोसीडिंग चला सकते हैं। ओके, तो पीटी के लिए याद रखना। तो अभी तक जितना भी हमने सेक्शन 301 में डिस्कस किया उससे हमें क्या पता लगा कि सेक्शन 300 डील्स विद नो सब्सिक्वेंट ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस और ऑन द सेम फैक्ट्स फॉर एनी अदर ऑफेंस फॉर विच अ डिफरेंट चार्ज माइट हैव बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 221। ओके, और इसके अलावा आप एक बात और कह सकते हो कि सेक्शन 300 डज नॉट टॉक अबाउट कन्विक्शन ओनली बट एक्विटल ऑल्सो। ठीक है, तो ये था जी हमारा सेक्शन 300 क्लॉज 1। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वर्ड सेम ऑफेंस का क्या मतलब है जी? दो ऑफेंसेस को हम सेम ऑफेंस कब कहेंगे? चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो जी, दो ऑफेंसेस को हम सेम ऑफेंस तभी कहेंगे जब उनके इंग्रेडिएंट्स सेम हो। ठीक है, दो ऑफेंसेस को हम सेम ऑफेंस तभी कहेंगे जब उनके इंग्रेडिएंट जो हैं वो सेम हो। इंग्रेडिएंट्स मींस क्या मतलब है इंग्रेडिएंट्स का? जैसे मान के चलिए अगर हम बात करें थेफ्ट की, सेक्शन 378 आईपीसी में थेफ्ट जो डिफाइन किया हुआ है, अगर हम बात करें थेफ्ट की, तो थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, out of the possession of any person without that person consent, moves that property.
ओके, क्या कहता है जी सेक्शन 378? Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the person consent and moves that property in order to such taking has said to be committed theft. तो जो भी चीजें आपस में मिलकर उस ऑफेंस को थेफ्ट बना रही हैं वो सब क्या है? वो सब उस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स है। तो ये सारे क्या है जी? ये सारे के सारे थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स है। ये सब मिलकर ही उस ऑफेंस को थेफ्ट बना रहे हैं। ओके, हाँ, पर अगर दोनों ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं तो ये सेम ऑफेंस नहीं माने जाएंगे। ओके, तो सेम ऑफेंस नहीं माने जाएंगे, इसका क्या मतलब है फिर? इसका मतलब जो बार है सेक्शन 300 का वो अप्लाई नहीं होगा। ओके, अच्छा, इस क्लॉज 1 के पार्ट 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर करिए। डाउटफुल केसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर करिए जी। मान के चलिए एक्यूज को किसी पर्सन की डेथ के लिए चार्ज किया जाता है, ठीक है? अब इधर इट कैन बी ए केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और इट कैन बी ए केस ऑफ मर्डर। तो सीधी सी बात है, जब एक्यूज को किसी पर्सन की डेथ के लिए चार्ज किया गया है तो या तो वो कल्पेबल होमिसाइड का केस होगा या मर्डर का केस होगा। अब प्रोसिक्यूशन इज कंफ्यूज्ड इन टू स्टेट्स ऑफ माइंड। वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि एक्यूज के अगेंस्ट कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज फ्रेम करूं या मर्डर का चार्ज फ्रेम करूं। अब लेटर प्रोसिक्यूशन ने एक्यूज को कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज कर दिया, ठीक है? कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज फ्रेम करूं या मर्डर के लिए चार्ज फ्रेम करूं, इस चीज को लेकर प्रोसिक्यूशन कंफ्यूज है और बाद में प्रोसिक्यूशन ने एक्यूज को कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज कर दिया। अब ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट ने एक्यूज को एक्विट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भैया ये ऑफेंस तो एक्यूज ने किया ही नहीं है। तो आप मुझे बताइए, क्या अब इस एक्यूज को सेक्शन 300 मर्डर के लिए ट्राई किया जा सकता है? क्या सेम फैक्ट्स पर अब प्रोसिक्यूशन एक्यूज के अगेंस्ट मर्डर का चार्ज लगा के उसे दोबारा ट्राई कर सकता है? तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज bar of section 300 CRPC will get attracted. Bar of section 300 clause 1 part 2 CRPC will get attracted. Alright, समझ में आया? अब चलिए आगे चलते हैं। क्लॉज 2, अ पर्सन acquitted or convicted of any offense may be afterwards tried with the consent of the state government for any distinct offense for which a separate charge might have been made against him at the formal trial under subsection 1 of section 220। तो क्या कहा जी? एक पर्सन जिसे किसी ऑफेंस के लिए एक्विट या कन्विक्ट किया जा चुका है उसे बाद में आफ्टरवर्ड्स उसे बाद में स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से किसी डिफरेंट ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है जिसका फॉर्मल ट्रायल में सेक्शन 220 क्लॉज 1 के अंदर सेपरेट चार्ज बनाया जा सकता था, ठीक है? यानी प्रीवियस ट्रायल में प्रोसिक्यूशन किसी डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सेक्शन 220 क्लॉज 1 में सेपरेट चार्ज फ्रेम कर सकता था, पर उसने किया नहीं। तो फिर ऐसे केसेस में ओनली विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ही कैन डू सो। ओके, सेक्शन 220 क्लॉज 1 किससे डील करता है? ऑफेंस अंडर सेम ट्रांजैक्शन से, है ना? ऑफेंस अंडर सेम ट्रांजैक्शन जैसे कि एक्यूज ने पहले हाउस ट्रेस पास किया, फिर उसके बाद उसने किसी पर्सन को हर्ट किया, उसके बाद फिर उसने किसी लड़की का वहां रेप किया, उसके बाद उसने वहां से जाते समय कुछ ज्वेलरी अपने बैग में डाली और वहां से भाग गया। ओके, याद है ना ऑफेंस अंडर सेम ट्रांजैक्शन? तो क्लॉज 2 क्या कहता है जी कि सेम ट्रांजैक्शन के ऑफेंसेस में अगर प्रोसिक्यूशन से किसी ऑफेंस का चार्ज फ्रेम करना रह जाता है, जैसे मान के चलिए
प्रोसिक्यूशन ने एक्यूज के अगेंस्ट हाउस ट्रेसपास का चार्ज फ्रेम किया, हर्ट का चार्ज फ्रेम किया और रेप का चार्ज फ्रेम कर दिया, लेकिन थेफ्ट का चार्ज फ्रेम करना उससे रह जाता है। ये फर्ज करके चलिए उसने थेफ्ट का चार्ज फ्रेम ही नहीं किया। अब कोर्ट ने एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया, तो अब थेफ्ट के लिए उस एक्यूज को केवल स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से ही ट्राई किया जा सकता है। ओके, क्लियर हुआ? तो देखो आप एक बात याद रखना, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों बिल्कुल अलग है। ओके, क्लॉज 1 किससे डील कर रहा था? फॉर सेम ऑफेंस और डाउटफुल केसेस के ऑफेंसेस से, जबकि जो क्लॉज 2 है वो किससे डील कर रहा है? ऑफेंस अंडर सेम ट्रांजैक्शन से। ठीक है, और वहीं अगर हम क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में सिमिलरिटी ढूंढे तो क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 बोथ डील्स विद एक्विटल एंड कन्विक्शन। ओके, तो चलिए इस क्लॉज का एक डायग्राम देख लेते हैं। अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड आफ्टरवर्ड्स ट्राई विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी डिस्टिंक्ट ऑफेंस फॉर विच अ सेपरेट चार्ज माइट हैव बीन मेड अगेंस्ट हिम इन द फॉर्मल ट्रायल अंडर सेक्शन 220 क्लॉज 1। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। क्लॉज 3, भाई ये जो क्लॉज है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी क्लॉज से आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, बहुत इजी क्लॉज है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट causing consequences which together with such act constituted a different offense from that of which he was convicted may be afterwards tried for such last mentioned offense if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted। तो क्या कहा जी? एक पर्सन जिसे किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा चुका है और वो जो ऑफेंस है उस पर्सन ने किसी ऐसे एक्ट से कॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी एक्यूज ने किसी एक्ट से कोई ऑफेंस किया जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस अराइज होता है। अब जो कॉन्सिक्वेंस अराइज हो रहा है वो उस एक्ट के साथ एक डिफरेंट ऑफेंस बना रहा है उस ऑफेंस से जिसके लिए उसे कन्विक्ट किया जा चुका है। तो अब उसे बाद में लास्ट मेंशन ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है अगर उस ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस तब अराइज नहीं हुए थे जब उसे कन्विक्ट किया गया था, या फिर जब उसे कन्विक्ट किया गया था तब कोर्ट को मालूम नहीं था कि उस ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस अराइज हो चुके हैं। ठीक है, कह रहे हो सर क्या समझा दिया, तो सारा ही ऊपर से चला गया। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस क्लॉज की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं आपको 2 लाइन में इसका मतलब समझाऊं ना तो इसका मतलब ये है, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस may be tried thereafter for any consequences which ensues later। 2 लाइन में इस पूरे क्लॉज का केवल ये मतलब है कि एक पर्सन जिसे किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा चुका है उसे बाद में ट्राई किया जा सकता है उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जो कि बाद में अराइज हुए हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए मैंने डंडे से ए के सर पर अटैक किया और उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। अब कोर्ट ने मुझे ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्विक्ट कर दिया, तो अब अगर उस ग्रीवियस हर्ट के कारण कुछ दिन बाद ए की डेथ हो जाती है तो मुझे बाद में कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के लिए ट्राई किया जा सकता है। अगर ए की डेथ तब नहीं हुई थी जब मुझे ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्विक्ट किया गया था, या फिर मुझे कन्विक्ट करते समय कोर्ट को यह मालूम नहीं था कि उस अटैक से ए की डेथ हो चुकी है। ठीक है, मे बी आफ्टरवर्ड्स ट्राइड फॉर सच लास्ट मेंशन ऑफेंस। लास्ट मेंशन ऑफेंस कौन सा हुआ जी? डेथ, ए की डेथ हो गई। इफ द कॉन्सिक्वेंसेज हैड नॉट हैपेंड और वर नॉट नोन टू द कोर्ट हैव हैपेंड एट द टाइम व्हेन ही वाज कन्विक्टेड। अगर ए की डेथ तब नहीं हुई थी जब मुझे ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्विक्ट किया गया था, या फिर मुझे कन्विक्ट करते समय कोर्ट को यह मालूम नहीं था कि उस अटैक से ए की डेथ हो चुकी है। क्लियर? इलस्ट्रेशन बी, ए इज ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड कन्विक्टेड।
द पर्सन इंजर्ड आफ्टरवर्ड्स डाइज, ए मे बी ट्राइड अगेन फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ए को ग्रीवियस हर्ट के लिए ट्राई किया जाता है और उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है। ओके, अब वो पर्सन जिसे ए ने ग्रीवियस हर्ट दिया था, बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो अब ए को कल्पेबल होमिसाइड के लिए ट्राई किया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो चलिए देखते हैं इस इलस्ट्रेशन में क्लॉज 3 की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो देखते हैं, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, तो क्या ए को कन्विक्ट किया गया था? हाँ जी, ए को ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्विक्ट किया गया था। ए इज ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड कन्विक्टेड। फिर आगे इन्होंने क्या कहा? मे बी ट्राइड देयर आफ्टर फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज विच एंजीज लेटर। तो ग्रीवियस हर्ट के बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेज अराइज हुए वो क्या था कि उस ग्रीवियस हर्ट से उस पर्सन की कुछ दिन बाद डेथ हो जाती है ना? तो क्लॉज की दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो इसलिए अब ए को कल्पेबल होमिसाइड के लिए ट्राई किया जा सकता है। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं, इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 300 क्लॉज 3 इज एप्लीकेबल इन केसेस वेयर देयर इज अ पर्सन convicted of any offense and not where a person convicted or acquitted of any offense. If the previous decision is one of acquittal, then the rule in section 300 clause 3 is not applicable at all. तो देखो क्या बताया इन्होंने कि सेक्शन 300 क्लॉज 3 केवल उन्हीं ऑफेंसेस में एप्लीकेबल होगा जिनमें एक्यूज को किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है। अगर प्रीवियस डिसीजन एक्विटल का है तो सेक्शन 300 क्लॉज 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा क्यों भाई? दिस इज बिकॉज अनलेस द एक्यूज इज कन्विक्टेड ऑफ अ माइनर ऑफेंस ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द मेजर ऑफेंस व्हिच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेम एक्ट। भाई सीधी सी बात है, अगर एक्यूज ग्रीवियस हर्ट के लिए गिल्टी नहीं है तो वो मर्डर के लिए गिल्टी कैसे हो सकता है? बात समझ में आ रही है? भाई जब वो माइनर ऑफेंस के लिए ही गिल्टी नहीं है तो वो मेजर ऑफेंस के लिए गिल्टी कैसे हो सकता है जो कि सेम एक्ट का कॉन्सिक्वेंस है? ठीक है ना? तो इसलिए आप याद रखना कि दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली इन केसेस ऑफ कन्विक्शन एंड नॉट एक्विटल। ओके, अब आगे देखते हैं क्लॉज 4, अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट मे notwithstanding such acquittal or conviction be subsequently charged with and tried for any other offense constituted by the same acts which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offense with which he is subsequently charged. तो क्या कहा जी? एक पर्सन ने कोई एक्ट करके कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट किया जिसके लिए उसे एक्विट या कन्विक्ट कर दिया गया। अब उस एक्विटल या कन्विक्शन के बावजूद उसे सेम एक्ट से होने वाले किसी और ऑफेंस के लिए बाद में चार्ज और ट्राई किया जा सकता है अगर जिस कोर्ट ने उसे पहले ऑफेंस के लिए ट्राई किया था वो कोर्ट उसे उस ऑफेंस के लिए ट्राई करने में कॉम्पिटेंट नहीं है जिसका चार्ज उस एक्यूज पर बाद में लगाया गया है। यानी जो चार्ज बाद में एक्यूज पर लगाया गया है, फॉर्मर कोर्ट उस ऑफेंस को ट्राई करने में इनकॉम्पिटेंट है। कुछ क्लियर हुआ? एग्जाम्पल समझते हैं तब क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो कुछ बंदों ने मिलकर एक ऑफेंस कमिट किया जी। मान के चलिए 4 बंदों ने मिलकर रॉबरी कमिट करी। अब जेएमआईसी 1 ने उन्हें रॉबरी के लिए कन्विक्ट कर दिया। अब कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता लगता है कि इस ऑफेंस को 4 बंदों ने नहीं बल्कि 10 बंदों ने मिलकर अंजाम दिया था, तो ऑफेंस रॉबरी का नहीं बल्कि डकैती का बनता है। तो चूंकि जो फॉर्मर कोर्ट है, फॉर्मर कोर्ट यानी कि जेएमआईसी 1, तो चूंकि जो फॉर्मर कोर्ट है वो डकैती को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो इसलिए रॉबरी पर कन्विक्शन के बावजूद उनको दोबारा ट्राई किया जा सकता है। क्वेश्चन में आया? इन नटशेल बस आप एक बात याद रखना कि फॉर्मर कोर्ट पहले ऑफेंस को तो ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट थी, बट वो सेकंड ऑफेंस को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं थी। ठीक है?
इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ई, A is charged by a magistrate of the second class and convicted by him of theft of property from the person of B. A may subsequently be charged with and tried for robbery on the same facts. तो क्या कहा जी इलस्ट्रेशन ने? A को JMIC 2 ने प्रॉपर्टी के थेफ्ट के लिए कन्विक्ट कर दिया। अब बाद में A को सेम फैक्ट्स पर रॉबरी के लिए ट्राई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि JMIC 2 सेम फैक्ट्स पर रॉबरी को ट्राई करने में कॉम्पिटेंट नहीं है। बिकॉज हियर द फॉर्मर कोड बीइंग इनकॉम्पिटेंट, therefore subsequent trial for an offense on the same facts is not barred by section 304. ओके, इसी तरह एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन F. A, B and C are charged by a magistrate of the first class and convicted by him of robbing D. A, B and C may afterwards be charged with and tried for डकैती on the same facts. तो क्या कहा जी? A, B, C को JMIC 1 ने रॉबरी के लिए कन्विक्ट कर दिया। अब बाद में सेम फैक्ट्स पर A, B, C को डकैती के लिए ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, तो thus these illustrations indicate that the former code in each illustration being incompetent, therefore subsequent trial for an offense on the same fact is not barred by section 300 clause 4. क्लियर हुआ? अब चलिए आगे देखते हैं। क्लॉज 5, a person discharged under section 258 shall not be tried again for the same offense except with the consent of the court by which he was discharged or of any other court to which the first mentioned court is subordinate. तो क्या कहा जी? एक पर्सन जिसे सेक्शन 258 में डिस्चार्ज किया जा चुका है, उसे सेम ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट, यानी उसे सेम ऑफेंस के लिए दोबारा ट्राई किया जा सकता है, पर कब? उस कोर्ट की कंसेंट से जिसने उसे डिस्चार्ज किया था, या फिर जिस कोर्ट ने उसे डिस्चार्ज किया था उसकी सुपीरियर कोर्ट की कंसेंट से। ओके, अ पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 shall not be tried again for same offense except with the consent of the court who has discharged the accused or any other court to which such court is subordinate, that is superior court. तो सेक्शन 258 में हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? सेक्शन 258 में हमने क्या पढ़ा था जी? जेएम जो सम्मन ट्रायल कंडक्ट कर रहा है वो किसी भी स्टेज पर प्रोसीडिंग स्टॉप कर सकता है, और अगर वो प्रोसीडिंग एविडेंसेस रिकॉर्ड करने से पहले स्टॉप करता है तो माना जाएगा कि एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया है, और अगर वो एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद प्रोसीडिंग स्टॉप करता है तो माना जाएगा एक्यूज को एक्यूट कर दिया गया है। ठीक है ना? तो जो सेक्शन 300 क्लॉज 5 है वो किससे डील कर रहा है? स्टॉपिंग द प्रोसीडिंग बिफोर रिकॉर्डिंग द एविडेंसेस। ठीक है, क्योंकि देखो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस की केस में तो एक्विटल माना जाएगा, फिर तो वो सेक्शन 300 क्लॉज 1 में फॉल करेगा। तो इस चीज को याद रखना। अब आगे चलते हैं। क्लॉज 6, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 और ऑफ सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी। तो क्या कहा जी? इस सेक्शन में चाहे कुछ भी दे रखा है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट के सेक्शन 26 के प्रोविजंस को और सीआरपीसी के सेक्शन 188 को अफेक्ट नहीं करेगा। तो सेक्शन 188 सीआरपीसी किससे डील करता है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, याद ही होगा आपको। और सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट किससे डील करता है? वन एक्ट इज ऑफेंस अंडर more than one law, then in such cases prosecution can be done only under one law and not under both law. ठीक है, यदि कोई एक्ट एक से ज्यादा लॉ में ऑफेंस है तो ऐसे केसेस में प्रोसिक्यूशन केवल एक लॉ के अंदर किया जा सकता है, ना कि दोनों लॉ के अंदर। जैसे मान के चलिए एक एक्ट आईपीसी और फेमा दोनों में ही ऑफेंस है, क्या होता है जी फेमा? बताइए, चलिए कमेंट करिए।
तो मान के चलिए एक एक्ट आईपीसी और फेमा दोनों में ही ऑफेंस है, तो ऐसे केसेस में एक्यूज कैन ईदर बी पनिश्ड बाय आईपीसी और बाय फेमा। ठीक है, तो आप याद रखना इस सेक्शन में चाहे कुछ भी दे रखा है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट के सेक्शन 26 के प्रोविजंस को और सीआरपीसी के सेक्शन 188 को इफेक्ट नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन। The dismissal of a complaint or the discharge of the accused is not an acquittal for the purpose of this section. तो क्या बताया जी, इस सेक्शन के लिए कंप्लेंट की डिसमिसल या एक्यूज का डिस्चार्ज एक्विटल नहीं माना जाएगा। ठीक है, दैट मींस यदि कोर्ट एक्यूज को डिस्चार्ज कर देता है या कंप्लेंट को डिसमिस कर देता है तो उसे दोबारा ट्राई किया जा सकता है। तो आप याद रखना डिसमिसल को हम एक्विटल नहीं मानते, क्योंकि अगर हम डिसमिसल को एक्विटल मान लेंगे तो सेक्शन 300 का बार अप्लाई हो जाएगा और एक्यूज का हम दोबारा से ट्रायल नहीं कर पाएंगे। ओके, वैसे डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कहां होता है, किस सेक्शन में होता है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट? सेक्शन 203 में। ठीक है, पर हाँ एक बात याद रखना, सेक्शन 258 में कोर्ट ने जिस एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया उसको इस एक्सप्लेनेशन से अलग रखना। ठीक है, वो एक तरीके से डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज का एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि क्लॉज 5 क्लियरली इस चीज से डील कर रहा है ना। क्लॉज 5 में हमने क्या पढ़ा था? A person discharged under section 258 shall not be tried again for the same offense। तो यहां सेक्शन 258 में क्या हो रहा है? पर्सन डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इस डिस्चार्ज को नॉर्मल केसेस ऑफ डिस्चार्ज से अलग रखना। आप ऐसे याद रखना कि डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 एंड नॉर्मल केसेस ऑफ डिस्चार्ज, मतलब 258 के अलावा अगर कोई डिस्चार्ज है तो ये दोनों बिल्कुल अलग है। क्लियर? भाई नॉर्मल केसेस ऑफ डिस्चार्ज में आप उसे दोबारा कभी भी प्रोसिक्यूट कर सकते हो, बट डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 में केवल कोर्ट की कंसेंट से ही उसे दोबारा प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ओके, तो देखो एक बार डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डिस्चार्ज के केस में एक्यूज के ऊपर दोबारा केस चल सकता है, बट नॉट सो इन द केस ऑफ एक्विटल। डिस्चार्ज इज डन बिफोर चार्ज फ्रेमिंग, जबकि एक्विटल इज डन आफ्टर चार्ज फ्रेमिंग। नो अपील लाइज इन केस ऑफ डिस्चार्ज, but on the other hand in case of acquittal appeal lies under section 378। okay, तो आप याद रखना इन केस ऑफ डिस्चार्ज एंड डिसमिसल नो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 300 विल बी गिवन टू एक्यूज। दैट मींस एक्यूज कैन बी प्रोसिक्यूटेड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस बट एक्सेप्ट डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258। ओके, अच्छा अब एक बात याद रखना, फॉर टेकिंग बेनिफिट अंडर सेक्शन 300 जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे होगा? एक्यूज पे होगा। ठीक है, दैट इज एक्यूज हैज टू प्रूव दैट ही वाज ट्राइड अर्लियर बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन। क्लियर? अच्छा चलिए अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए। ए ने बी के घर में पहले हाउस ब्रेकिंग करी, फिर उसकी प्रॉपर्टी चुराई और फिर उसका मर्डर कर दिया। ठीक है, अब ए के अगेंस्ट केवल मर्डर का चार्ज फ्रेम किया जाता है एंड लेटर ए वाज ट्राइड फॉर हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट। तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि क्या सेक्शन 300 क्लॉज ए का बार यहां पर अप्लाई होगा? क्या सेक्शन 300 क्लॉज ए इसका बार यहां अप्लाई होगा? बताइए, चलिए बताइए, करिए इसका आंसर। वीडियो को पॉज करिए, दिमाग पर जोर डालिए और इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज नो।
Why? Because bar of section 300 clause A applies on trial for same offenses and for doubtful charges on same facts. अगर आपने क्वेश्चन ढंग से सुना हो तो मैंने यहाँ स्पेसिफिकली 300 क्लॉज ए को लेकर पूछा था, है ना? Whereas in this example both the offenses are distinct and there is no scope of alternative charges in this case. तो इसलिए सेक्शन 300 क्लॉज ए का बार यहां पर इन्वोक नहीं होगा एंड एक्यूज कैन बी ट्राइड फॉर हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट. लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे जनरली ये पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि क्या एक्यूज को थेफ्ट और हाउस ब्रेकिंग के लिए ट्राई किया जा सकता है, तो अब इस केस में इसका आंसर क्या होगा? यस, बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. व्हाई? बिकॉज एज पर 300 क्लॉज 2 अगर सेम ट्रांजैक्शन के ऑफेंस में प्रोसिक्यूशन से किसी डिस्टिंक्ट ऑफेंस का चार्ज फ्रेम करना रह जाता है देन ही कैन बी ट्राइड आफ्टरवर्ड्स बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है? अच्छा चलिए अब आप लोग मेरे को एक क्वेश्चन का और आंसर करिए, कमेंट करके इसका आंसर बताना है आपने. 1 जनवरी 2010 को ए ने बी का मर्डर कर दिया. अब ए को 10 साल की जेल हो जाती है. अब मान के चलिए ए जो है वो 2020 में छूट जाता है. अब ए बाहर निकलते ही सबसे पहले बी के रिलेटिव्स को मार देता है, वो बी के भाई बाप सबको मार देता है. अब ए को सी डी ई एफ इन सब के मर्डर के लिए ट्राई किया जाता है. अब जो ए है वो कोर्ट में ये प्ली लेता है कि जनाब मुझे तो ऑलरेडी मर्डर के लिए कन्विक्ट किया जा चुका है तो अब आप मेरा रीट्रायल मत करिए. तो क्या एक्यूज ये प्ली ले सकता है? क्या इसकी ये प्ली जस्टिफाइड है? बताइए चलिए कमेंट करके. तो देखो जी ये था हमारा सेक्शन 300. पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब चलिए सेक्शन से रिलेटेड प्रीलिम्स के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. सेक्शन का टाइटल याद रखना कि सेक्शन 300 किससे डील करता है? पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्यूटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस. फिर उसके बाद क्लॉज 1, अ पर्सन हु हैज वंस बीन ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन फॉर एन ऑफेंस एंड कन्विक्टेड और एक्यूटेड. बेसिकली याद रखना कि कन्विक्टेड और एक्यूटेड सेक्शन 300 के ऑलमोस्ट सभी क्लॉजेस में है एक्सेप्ट क्लॉज 3. क्लॉज 3 केवल कन्विक्शन से डील करता है whereas rest of the clause deals with both conviction and acquittal. And while such acquittal or conviction remains in force, not to be tried again for the same offense or on the same facts for any other offense for which a different charge might have been made under subsection 1 of section 221. उसके बाद आप याद रखना कि ये जो सेक्शन है किस मैगजीन पर बेस्ड है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी, नेमो डेट बिस वेक्सारी, जिसका क्या मतलब होता है? अ मैन शैल नॉट बी वेक्स ट्वाइस फॉर वन एंड सेम कॉज. और ये जो सेक्शन है ये क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी. याद रखना इस चीज को, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस सेक्शन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी. और इस सेक्शन का करस्पॉन्डिंग क्लॉज कौन सा है? अगर हम बात करें सीपीसी की तो सेक्शन 11, बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की तो सेक्शन 40, और अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो आर्टिकल 20 क्लॉज 2. फिर अगेन ये जो रूल है किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? ऑट्रीफॉइस एक्विट एंड ऑट्रीफॉइस कन्विक्ट. साथ में ये भी याद रखना कि ऑट्रीफॉइस एक्विट का क्या मतलब होता है और ऑट्रीफॉइस कन्विक्ट का क्या मतलब होता है. ओके इसके बाद याद रखना द वर्ड ट्राई डज नॉट नेसेसरली मीन्स डिसीजन ऑन मेरिट्स. ओके फिर आगे इलस्ट्रेशन है. इलस्ट्रेशन तो देखो स्पेसिफिकली मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा. इस पूरे सेक्शन के टोटल 6 इलस्ट्रेशन है और 6 की 6 आपको अच्छे से आने चाहिए. ठीक है, प्रीलिम्स में कई बार पूछे गए हैं तो इलस्ट्रेशन प्लीज आप अच्छे से करके जाइएगा. अब बात करते हैं सेकंड क्लॉज की. अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस मे बी आफ्टरवर्ड्स ट्राइड विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, फॉर एनी डिस्टिंक्ट ऑफेंस फॉर विच separate charge might have been made under subsection 1 of
सेक्शन 220। उसके बाद क्लॉज 3 में आप एक बात याद रखना, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस मे बी ट्राइड देयर आफ्टर फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज which ensues later if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted। और एक बात आप जरूर याद रखना कि सेक्शन 300 क्लॉज 3 केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है। इन केस ऑफ एक्विटल सेक्शन 300 क्लॉज 3 विल नॉट इन्वोक। फिर क्लॉज 4, अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट in spite of such acquittal or conviction be subsequently charged with and tried for any other offense if the court by which he was first tried was not competent to try the offense with which he is subsequently charged। एक लाइन में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि former court being incompetent therefore subsequent trial for an offense on the same facts is not barred by section 300 clause 4। उसके बाद क्लॉज 5, अ पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 shall not be tried again for the same offense except with the consent of court by which he was discharged or by superior court। 6th clause, nothing in this section shall affect the provision of section 26 of General Clauses Act and section 188 of CRPC। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, the dismissal of a complaint or the discharge of the accused is not an acquittal for the purpose of this section। ठीक है, अब चलिए इस सेक्शन से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं तो देख लेते हैं एक बार। अ पर्सन वंस एक्विटेड और कन्विक्टेड कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। एलिसिडेट। सेकंड, ए हैड कॉज्ड एंड वाज कन्विक्टेड ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू हिज वाइफ and was sentenced to undergo imprisonment on that count. While he was serving his sentence, the wife died of her wounds. Can the husband undergoing imprisonment be prosecuted for culpable homicide on the same facts? Discuss. Will your answer be different if A had acquitted of grievous hurt at the first trial? बताइए, चलिए करिए इसका आंसर, कमेंट करके मेरे को आंसर बताइए। सिंपल एक लाइन में इसकी रीजनिंग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, किससे कनेक्टेड है? क्लॉज 3 से। अब आगे चलते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ डबल जियोपार्डी एज प्लेस इन सेक्शन 300 सीआरपीसी और डिस्कस डॉक्ट्राइन ऑफ ऑटरफॉइस कन्विक्ट एंड ऑटरफॉइस एक्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A rescues C and under trial from jail and in doing so causes grievous hurt to G, the jail warden. A is tried and convicted for unlawfully rescuing and under trial from the legal custody. Later, he is tried for causing grievous hurt to G. A contends that the subsequent trial cannot proceed in view of the previous conviction. Explain the argument of A, fully explaining the law under section 300 CRPC. चलिए करिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करके बताइए। Next question, A strikes Z on the head with a lathi causing fracture of the skull. A is tried on a charge under section 325 IPC before a MM. The court allows compounding of the offence by Z and is accordingly acquitted him under section 320 CRPC. Z subsequently dies and A is placed on his trial before the court of session for an offence under section 304 IPC, culpable homicide not amounting to murder. A contends that subsequent trial cannot proceed in view of the previous acquittal. Examine the contention of A, fully explaining the law under section 300 CRPC. तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन कि ए ने जेड के सिर पर एक लाठी से वार किया और उसको फ्रैक्चर कर दिया। अब ए को सेक्शन 325 में चार्ज किया जाता है। अब जो कोर्ट है वो इस ऑफेंस में कंपाउंडिंग अलाउ कर देती है और एक्यूज को 320 के अंदर एक्विट कर देती है। अब बाद में जो जेड है वो मर जाता है। अब ए को दोबारा से जेड की डेथ के लिए ट्राई किया जाता है। अब ए कंटेंट करता है कि जनाब मेरा सब्सिक्वेंट ट्रायल मत कीजिए क्योंकि मेरा तो प्रीवियस एक्विटल हो चुका है, जबकि प्रोसिक्यूशन कह रही है कि जनाब ए ने जेड के सिर पर जो लाठी से वार किया था
उसके कारण बाद में जेट की डेथ हो जाती है, इसलिए अब हम इसे सेक्शन 304 के लिए ट्राई करना चाहते हैं। तो अब आपको इस केस को एग्जामाइन करना है और ये बताना है कि क्या ए की कंटेंशन कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। बताइए इसका आंसर। अच्छा, पहले आप वीडियो पॉज करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर है कि जो कंटेंशन है ए की वो अलाउ कर दी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ए को उस ऑफेंस के लिए एक्विट किया जा चुका है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 300 क्लॉज 3 विल ओनली इन्वोक इन द केसेस ऑफ कन्विक्शन एंड नॉट एक्विटल। इसलिए कोर्ट प्रोसिक्यूशन की कंटेंशन को रिजेक्ट कर देगा और एक्यूज की कंटेंशन को अलाउ कर देगा। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। Person once acquitted or convicted cannot be tried again on the same facts for the same offense. Elucidate. Second, examine the legality of the following trials. Number 1, A is tried and convicted for causing hurt to B. He is again charged and tried for causing grievous hurt on the same facts. तो बताइए, क्या एक्यूज का रिट्रायल हो सकता है? Second is, A is tried for causing grievous hurt to B and convicted. Afterwards, B dies of the same wounds. He is again tried for committing culpable homicide. Will the second trial be permissible? चलिए बताइए, आंसर करिए दोनों क्वेश्चन का। An accused was acquitted due to lack of evidence. He was again prosecuted for the same offense. Additional evidence was supplied and he was convicted by the magistrate. Examine the legality of the order. Next, discuss and explain the maxim. It is an established rule of criminal law that a man may not be put twice in peril for the same offense. Point out the exceptions if any. तो बताइए इस मैक्सिम की क्या एक्सेप्शंस है? Next question. A is tried for causing hurt and convicted. The person injured later dies. Can A be tried again for culpable homicide? करिए इसका आंसर। Next question. Peetham was in an earlier case charged under section 19 clause 1 of the Arms Act for possessing a revolver without license and acquitted as the prosecution could not prove that he was in possession of revolver. The prosecution institutes a subsequent trial against Peetham on charge of murder by shooting with a revolver. Will the finding of the earlier case under Arms Act affect the prosecution case? चलिए करिए इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये सेम क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। अब आगे देखते हैं। B is tried for causing grievous hurt to A and he was convicted. While B was undergoing his sentence in jail, A dies on account of the aforesaid grievous hurt. Whether the aforesaid case may be reopened or B may be tried again on a second case for causing culpable homicide. Reply with the help of provisions and leading cases. तो करिए चलिए इसका आंसर। Last question. Section 300 of the CRPC provides that a person once convicted or acquitted is not to be tried again for the same offense. What shall be the correct position in the following cases? A is tried for causing grievous hurt and convicted. The person injured afterwards dies. Second is, A is tried for culpable homicide of B by the session court and is convicted. Can A be tried again on the same facts for the murder of B? तो चलिए करिए दोनों क्वेश्चंस का आंसर। तो देखो ये थे कुछ हमारे मेंस के क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप देख ही रहे होंगे कि जो सेक्शन है ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली सेक्शन 300। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से करके जाइएगा इस सेक्शन को और इन क्वेश्चंस का कमेंट करके मेरे को आंसर बताइए। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की।
अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।